बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की चर्चा के लिए। आपका परिचय आज के मेहमानों से कराएं। हमारे साथ हैं रणपाल ढांडा साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के। रणपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जानी मानी फिजिशियन हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वाति आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर प्रत्यक्ष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रणपाल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। हालांकि बहुत सारी प्रतिबंधित जो एंटीबायोटिक्स हैं उन पर सरकार ने बैन लगाया। 2017-18 में हमारी एक पॉलिसी भी आई थी इस पर, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उसके बावजूद इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ख़ास तौर से जो हमारा इंटेंस वेटरिनरी एंटीमाइक्रोबियल यूज़ है उसको लेकर बार बार चिंताएं जाहिर की जाती रही हैं। क्या वाकई में अभी ये चल रहा है सर? देखिए, ऐसा है, आज जो पोल्ट्री में जो पोल्ट्री फार्मर बर्ड पाल रहा है, आज वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से काम हो रहा है। जो ये है ना, एक जो बर्ड में एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, पूरी तरह से एक मतलब गलत अफवाह है। ऐसा नहीं है कि एंटीबायोटिक नहीं दिए जाते पोल्ट्री में। जब भी कभी जरूरत होती है, बर्ड को पहले डॉक्टर से दिखाया जाता है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे ही उसको एंटीबायोटिक दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको किसी टाइम भी कुछ भी उसको दे दिया। एंटीबायोटिक की अपनी कॉस्ट है। अगर हम एंटीबायोटिक देंगे, एज ए फार्मर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं एंटीबायोटिक दूंगा तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। मैं एंटीबायोटिक क्यों दूंगा? आप अपने से उदाहरण दें। अगर मैं बिना बात में कोई एंटीबायोटिक दवा खाऊंगा तो उसका मेरे शरीर पे क्या असर जाएगा? आज फार्मर ये सारी बातें समझता है। ये तो एक मतलब गलत तरीके से बेकार में से थोपा जा रहा है पोल्ट्री पे। ढांडा साहब, ढांडा साहब, कुछ चीजें हम साथ साथ क्लियर करते रहेंगे। कहा यह जाता है कि पोल्ट्री में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि एक चिकन जो है उसके जो हार्वेस्ट टाइम है उसको शॉर्टन किया जा सके। शायद कई हफ्ते पहले वो ब्रीड तैयार हो जाती है अगर उनको आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, नंबर 1। और जो 2 kg का होने का जो समय होता है, जितना समय लेता है एंटीबायोटिक्स देने से, वो जल्दी हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हैं। देखिए, ऐसा है, जो ये कहने वाले भी है ना, इनको एक तो आधा अधूरा नॉलेज है, उनको पोल्ट्री का ज्ञान ही नहीं है। आज पोल्ट्री इतनी एडवांस है हमारे देश में कि आप वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड में मैं कहूंगा कि हम एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। आज 32 दिन में बर्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके। अब एक बात बताइए, हमारे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर महेश, वो उदाहरण देते हैं। एक टाइम पे अपा वर्ल्ड मैच होते थे, 5 दिन टेस्ट मैच होते थे, और टेस्ट मैच में अपने 250-300 रन से 5 दिन में रन ऊपर नहीं बन पाते थे। आज 2020 पे 200 हो रहे हैं। आज हम टेक्नोलॉजी एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बर्ड को पाल रहे हैं, उसको इतनी अच्छी क्वालिटी का फीड दे रहे हैं। आप हमारे फीड मिलों में जाइए, देखिए कितने साइंटिफिक तरीके से फीड बनाए जा रहे हैं। उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हम डाल रहे हैं कि जिससे बर्ड के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी हो, ताकि उसके अंदर बीमारी कम से कम आए। और अगर कभी बीमारी आती भी है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही उसमें कोई दवाई दी जाती है। ऐसा नहीं कि दवाई डालने से बर्ड जल्दी तैयार होगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूं फार्म पे। रामपाल जी, रणपाल जी, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, रणपाल जी, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो हमने भी पढ़ी है, जो बाकायदा रिपोर्टेड हैं, पब्लिश्ड हैं। नमक्कल एक जगह है तमिलनाडु की, आपको मालूम है, वहां पर एक बहुत बड़ा, नमक्कल में बहुत बड़ा उद्योग है, पूरा पोल्ट्री फार्म्स का वहां पर एक तरह से गढ़ है। हाँ जी, अंडे का बहुत ज्यादा है ना। तो वहां पर ये कहा जाता है कि जो फार्म ओनर्स हैं वो सेकेंड जनरेशन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं सही प्रोनाउंस कर पाऊं तो सिप्रोफ्लोक्सासिन और एन्फ्रोफ्लोक्सासिन, ये 2 तरह की सेकेंड जनरेशन एंटीबायोटिक्स धड़ल्ले से दी जा रही हैं ताकि हार्वेस्ट टाइम को शॉर्टन किया जा सके। नहीं साहब, पहली तो बात, नामाकल में हार्वेस्टिंग टाइम नहीं है, गलत है। जो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक गलत चीज है। हार्वेस्टिंग टाइम चिकन के मीट के, जो चिकन ब्रायलर चिकन होता है उसका होता है। जो लेयर बर्ड होता है उसको तो हमने 1.5 साल तक रखना होता है। वो 1.5 साल तक रहेगा, वो अंडे देगा। उसका कोई हार्वेस्टिंग टाइम कम नहीं किया जा सकता। और कम करेंगे तो हम भाग जाएंगे फार्मर, वो हो नहीं सकता। हमने तो उससे पूरा अंडा लेना है। इसलिए तो कह रहा हूं कि इसमें बहुत ज्यादा एक, आप किसी पोल्ट्री के एक्सपर्ट को बुला के तब ये चीजें अगर वहां पे क्लियर करोगे तो हर चीज क्लियर होगी। ठीक है सर, ऑल राइट सर, आपने बिल्कुल सर, ठीक है, ओके सर, आपने अपना पक्ष रखा। प्रोडक्शन बढ़ेगी, मैं क्यों दूंगा? ठीक, ऑल राइट सर, आपका पक्ष हमने सुना। हमारे यहाँ पे बिल्कुल, मैं आता हूं सर आपके पास।
मैं आता हूं रणपाल जी आपके पास, मैं आगे बढ़ता हूं। डॉक्टर स्वाति, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं और आज जो एक न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट हुई है उसके मुताबिक सरकार सिर्फ पोल्ट्री में ही नहीं, बहुत सारे हमारे जो सी फूड्स हैं, जो हमारे दूसरे जो मीट प्रोडक्ट्स हैं, उनमें कुछ जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो प्रतिबंधित दवाएं पाई गई हैं, एंटीबायोटिक्स पाई गई हैं, उसको लेकर अब सरकार भी चाहती है कि दायरा बढ़ाया जाए। ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, खास तौर से जब हम एएमआर की बात करते हैं। पूरे दुनिया में ये बड़ा एक सेहत से जुड़ा हुआ थ्रेड बनता जा रहा है एएमआर। ये कितना इंपॉर्टेंट होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी सरकार की तरफ से किया जाए। दीपक जी, बहुत ही ज़रूरी कदम है। देखिए, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक तरफ जहाँ हम ये बात करते हैं कि स्वेच्छा से लोग एंटीबायोटिक्स का सेवन कर रहे हैं या गलत एंटीबायोटिक्स का सेवन कर रहे हैं, वहीं जो एक बहुत बड़ा हिडन पहलू है इसका, वो ये है कि जो हम खाना खा रहे हैं, चाहे वो हम मीट के रूप में खा रहे हैं या सब्जी फल खा रहे हैं, उनके द्वारा भी ये एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में पहुंच करके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही हैं। कई सारा डेटा ये शो करता है कि जो लोग इस तरह से मीट की फार्मिंग कर रहे हैं या सी फूड की फार्मिंग कर रहे हैं, वो लोग तरह तरह के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और खास तौर से इन एंटीबायोटिक्स को देखिए खाने में मिलाकर के देने की जरूरत पड़ती है उनको। ऐसी स्थिति में स्टडीज यहाँ तक बोलती हैं कि जो खाना जानवर नहीं खा रहा है, उस खाने को भी, क्योंकि वो वही के जो एनवायरनमेंट है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि एक सेडिमेंट के फॉर्म में रहता है, उससे भी वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, क्योंकि आने वाले जो जानवर है वो सेडिमेंट पर फीड करते हैं, उस पर रहते हैं। तो ना केवल वो जानवर जो इस खाने को खा रहे हैं जिसमें एंटीबायोटिक है, बल्कि जो एनवायरनमेंट है उनके आसपास का, वहां भी ये एंटीबायोटिक बहुत समय तक रहती है। और ये जो एंटीबायोटिक्स है, इनका हाफ लाइफ बहुत होता है, यानी कि कई बार ये एंटीबायोटिक्स एक तो शरीर में पूरी तरह से प्रोसेस नहीं होती, तो जो मल होता है जानवर का, उसके द्वारा इसके कई सारे सबस्ट्रेट्स बाहर निकलते हैं। साथ ही ये जो एंटीबायोटिक है, क्योंकि जो जानवर है उसके जो पेट में जो बैक्टीरिया थ्राइव कर रहे होते हैं, जो उसके लिए जरूरी होते हैं, उनमें भी धीरे धीरे रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। यानी कि अगर हम गलत एंटीबायोटिक या जो है लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं और बेवजह एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बैक्टीरिया पनपने शुरू हो जाते हैं जो कि उससे रेजिस्टेंट होते हैं, जिन पे असर ही नहीं होता है उस एंटीबायोटिक का। और ये केवल उस जानवर तक सीमित नहीं रहता है, ये उस जानवर से दूसरे जानवर, और जब मनुष्य उसे खाता है तो यही जो बैक्टीरियाज हैं, इनकी जो जीन्स हैं, वो ह्यूमंस में ट्रांसफर होती है और ह्यूमंस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ओके मैम इस हम रणपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रिएक्शन लेता हूं फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। रणपाल जी बोलिए। ऐसा सर, मैडम को पता नहीं, मतलब मैं कहूंगा नहीं कि उनको नॉलेज नहीं है, इनको पोल्ट्री के बारे में भी पता ही नहीं है। पोल्ट्री में जो फीड दिया जा रहा है आज, उसके अंदर हम कितना एनर्जी, कितना प्रोटीन, हमारे को नहीं पता हम क्या खा रहे हैं। कितना एनर्जी, कितना प्रोटीन, कितना फास्फोरस, कितना कैल्शियम, कितना मिनरल, कितना साल्ट, कितना हर चीज, कितना अमीनो एसिड, लाइसिन, मेथोनिन, हमारे को नहीं पता। लेकिन इतना बैलेंस फीड पोल्ट्री में दिया जा रहा है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हम नहीं कर रहे ऐसा। उसके अंदर हर चीज चेक होके, कितना टॉक्सिन लेवल है फीड के अंदर, कितना सब कुछ है, वो हर चीज, और उसके अंदर हम एसेंशियल ऑयल, ऑर्गेनिक मिनरल, ये डाल के हम बर्ड की गट हेल्थ को इतना अच्छा कर रहे हैं कि ये आप 20 साल पहले की बातें कर रहे हैं। अगर हम उसको कोई ऐसा एंटीबायोटिक देंगे तो उससे बल्कि बर्ड की ग्रोथ पे असर पड़ेगा, वो कॉस्टिंग बढ़ेगी उसकी। मैं एज एक फार्मर, या मैंने उससे बेच के पैसा कमाना है, तो उसको ऐसा करूंगा क्यों? रणपाल जी आप देश के हर पोल्ट्री फार्म उत्पादक के बिहाफ पे कैसे बोल सकते हैं? हो सकता है एथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, स्वाभाविक है। आज हम लोग, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज हम, मेरे को पता है पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री का, कि आज हम लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं पोल्ट्री में एंटीबायोटिक नहीं दिए जाते, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो दिए जाते हैं तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिए जाते हैं। और हम लोग जब हार्वेस्ट करना होता है सर, तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से जो इंसानों को भी एंटीबायोटिक दिया जा रहा है ना सर, उस पे भी डब्ल्यूएचओ चिंतित है। तो ये मत बोलिए कि डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन से हमने दे दिया, उस पे तो पूरी दुनिया में बहस हो रही है कि डॉक्टर्स को भी जागरूक होना पड़ेगा। इस पे तो पूरी दुनिया में बहस हो रही है कि डॉक्टर्स को भी जागरूक होना पड़ेगा, बात बात पे एंटीबायोटिक लिख दी। तो आप ये मत बोलिए कि डॉक्टर से हमने उठा प्रिस्क्राइब करा के ले आए थे। अच्छा, मैं फटाफट से प्रत्यक्ष जी का एक ओपनिंग रिमार्क ले लूं। कोई काउंटर रिएक्शन पहले स्वाति जी का ले लेते हैं। डॉक्टर स्वाति, आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे, फिर मैं प्रत्यक्ष जी के पास आ रहा हूं।
बिल्कुल, देखिए दीपक जी, ये अच्छी बात है कि ये जागरूक हैं और इनको इन चीज़ों के बारे में जानकारी है और ये उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी भी आप देखें तो जो हमारे भारत से मीट एक्सपोर्ट होता है, उसमें से बहुत सारा मीट जो है वो रिजेक्ट इसलिए होता है क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक ट्रेसेस मिलते हैं। यानी कि अगर हम श्रिम्प को भी देखें तो जो झींगा है इसकी भी कम से कम 30% जो लॉट है वो रिटर्न होकर के आती है क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक्स की काफ़ी तादाद पाई गई है। तो ओमान ने ये जो बैन बात किया। खुल कर के हम्म, तो यहीं से आई है कि हमारे रिजेक्ट हो रहे हैं जो एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स हम यहाँ से भेज रहे हैं। इसका मतलब कि इनका इस्तेमाल हो रहा है और कई सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में सही जानकारी नहीं है और कई बार ये बिल्कुल। एहतियात के तौर पे भी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं कि जानवरों में बीमारी ना फैले इसलिए पहले ही एंटीबायोटिक दे दी जाए। तो हाँ, बहुत सारे पहलू हैं जिनको देखना और समझना एब्सोल्युटली। और बहुत ये जरूरी है। कंफ्यूजन इसीलिए डॉक्टर प्रत्यक्ष, आपका ओपनिंग रिमार्क से जी फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा चर्चा को। जी देखिए, मैं एक बात को मानता हूं, जैसे कि रणपाल जी ने कहा कि हम्म, हर चीज को बड़ा माप तोल के दिया जा रहा है। तो मेरी इस पे अपनी राय ये है कि जो कंपनीज फीड बना रही हैं हम्म, वो बेहतर फीड बनाने के लिए और अपने फीड को बहुत ज्यादा बेचने के लिए वो किस लेवल पे किस चीज का कितना मिश्रण कर रही है, हम्म, दैट इज अ वेरी हिडन फैक्ट। पहली चीज तो ये कि हमें उन कंपनीज के ऊपर भी एक जिसे कहते हैं ना, शिकंजा कसना जरूरी है कि वो कितना किस चीज को उसमें फीड के अंदर मिलावट कर रहे हैं या वो क्या मिला रहे हैं, क्या वो वास्तव में उस पर्टिकुलर जीव के लिए सही है या नहीं है। हम्म, दूसरी बात कि जब हम लोग बात करते हैं कि चिकित्सक के आधार पे कि हम लोग दवाई पूछ के लिख रहे हैं, जो फार्मर है वो किस चिकित्सक से पूछ रहा है या वो किससे राय ले रहा है, ये भी चीज डिपेंड करती है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि राय देने वाले को भी पूरी नॉलेज हो। तीसरी बात कि जब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस की, ड्रग रेजिस्टेंस की, जब हम लोग बात करते हैं, देखो एज ए बीइंग वेट लॉस एक्सपर्ट, मैं वजन घटा रहा हूँ पिछले 16 साल से लोगों का। तो मैंने एक चीज देखी है, जो हम लोग 16 साल पहले वजन घटाने के लिए हल्की फुल्की कोई तकनीक का इस्तेमाल करते थे और लोग बड़ी आसानी से वजन घटा लेते थे, जी। आज उस हल्की फुल्की तकनीक की बजाय हमें अपने ट्रीटमेंट्स को बड़ा हार्ड करना पड़ता है, क्योंकि लोगों के ऊपर उन पर्टिकुलर चीजों का असर ही नहीं होता। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ी है, चाहे वो पोल्ट्री या कैटल्स या फिर वो हम लोग कुछ भी कहें, कहीं ना कहीं हम लोग जाने अनजाने में पेस्टिसाइड्स या एंटीबायोटिक्स का उपयोग फसलों के अंदर कर ही रहे हैं। और उसका कारण आता है कि देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि हर इंसान जो होता है ना, वो हमेशा कम से ज्यादा कमाना चाहता है। ये एब्सोल्युटली। कहीं ना कहीं थ्योरी जो है ना हमारे इंडियंस के अंदर है। तो जो छोटे फार्मर हैं, उन छोटे फार्मर के सपने बड़े हैं, वो भी चाहते हैं कि वो ज्यादा उत्पादन करके कुछ ज्यादा और कमाए। जल्दी उस उत्पादन छोटे करें मोटे और लालच को वॉल्यूम में उन्हें पता उत्पादन ही हो नहीं उसका। चलता। बिल्कुल सर, हाँ, इसमें, उन्हें हाँ, छोटे मोटे इसमें ये लालच के सोच है। अंदर पता ही नहीं चलता वो क्या बिल्कुल, मिला देते हैं। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकता हूं। अच्छा, एक चीज और है कि ये इसमें ये ग्रे एरिया में इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि एंटीबायोटिक्स जहर हैं। अलबत्ता एंटीबायोटिक्स को तो वरदान माना जाता है। तो यही कंफ्यूजन है कि आपने एंटीबायोटिक दे दिया, आपको ये लगता है कि मैं तो जो भी वो उत्पाद है आपका, जो भी एनिमल है, उसके बेहतर कर अच्छी, दूं। हाँ, उसकी अच्छी सेहत के लिए हम इनको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, ये सोच रहती है। लेकिन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक अलग चीज है। वो जब आपके शरीर में आके जब रेजिस्टेंस पैदा कर देती है तो वो पूरी संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा बन गया है। इस पर हम कई बार बातचीत कर भी चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार थोड़ा सा और तह में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रणपाल जी का साफ साफ तौर पर यह कहना है कि खास तौर से पोल्ट्री में तो कभी भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बेजा तरीके से नहीं होता है। जितना होता है वो सिर्फ डॉक्टरी देखरेख में ही होता है। तो उसके बावजूद फिर इस तरह की रिपोर्ट्स क्यों, और फिर सरकार अपना इसका निगरानी का दायरा है उसको बढ़ाने की बात क्यों कह रही है। रणपाल जी, कुछ स्टडीज हम यहां पर करते हैं, आप दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर कुछ स्टडीज की बात करते हैं। प्लॉस ग्लोबल पब्लिक हेल्थ स्टडी जर्नल जो छपा था फरवरी 1 2019 की स्टडी का शायद इसमें हवाला दिया गया है, और इसमें साफ तौर पर कहना था कि जो इंटेंसिटी ऑफ एंटी माइक्रोबियल यूसेज है, AMU जो है, वो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड एक्सपेक्टेड था 7.9%, राइट। ये इन्होंने निकाला है मिलीग्राम्स एडमिनिस्टर्ड पर किलोग्राम ऑफ मीट। तो बाकायदा इन्होंने बहुत बारीक स्टडी करी है। तो ग्लोबली जो वर्ल्ड वाइड जो एक्सपेक्टेड है इंक्रीज AMU का, वो 7.9 है। लेकिन भारत में जो AMU इंटेंसिटी है उसका एस्टिमेशन लगाया गया 43% ग्लोबल एवरेज से ज्यादा, नंबर 1। और 2030 तक ये 40% और ज्यादा हो जाएगा। तो
इंटेंसिटी ऑफ एंटी माइक्रोबियल यूसेज, यानी कि इसका जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो ग्लोबल प्रैक्टिस से 43% ज्यादा किया जा रहा है हिंदुस्तान में, और ये स्टडी बाकायदा छपी है। तो ये फैक्ट्स हम कह सकते हैं सर? देखिए, मैं नहीं बता सकता कि ये फैक्ट किसके हैं और किसने कैसे छापे, किस आधार पे इसको किया गया है, लेकिन मैं आपको एक जरूर बताना चाहूंगा कि आज हम पोल्ट्री के अंदर, मतलब पूरे देश में हम पोल्ट्री के अंदर पूरे, मैंने बोला कि वर्ल्ड में हम कहीं भी पीछे नहीं है। आज हमारी एफसीआर अगर देखें तो 1.4 और 1.5 की एफसीआर में हम 2 किलो का बर्ड, यानी 3 किलो फीड खा के, ग्रेन खा के 2 किलो मीट तैयार कर रहे हैं। और ये वैसे पॉसिबल नहीं है। आज हम फीड के अंदर प्रोबायोटिक, एंजाइम, ऑर्गेनिक मिनरल, इनसे करके पूरे बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बर्ड को फीड दिया जा रहा है, हर चीज को। आप तो एंटीबायोटिक नाम मतलब पे अगर हम यूज करेंगे ना, तो उससे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारी ग्रोथ पे भी इफेक्ट आएगा और हमारी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। एंटीबायोटिक तभी दिया जाएगा बर्ड को जब वो बीमार होगा। अगर बीमार है तो उसको बर्ड को एंटीबायोटिक देते हैं, हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, घर पे कोई भी दवाई गूगल में देख के ले लिया, ये कर लिया। लेकिन फार्मर हमारे यहाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला था ना, पता नहीं किस डॉक्टर से कर रहे हैं। नहीं, एक बार बताइए, भारत को अपना पूरा एक्शन प्लान लेकर आना पड़ा 2017 में, उसके पीछे तो कुछ आधार रहे होंगे रणपाल जी? बिना किसी आधार के तो एक्शन प्लान ऐसे कोई लाएगा नहीं। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई होता ही नहीं है, और जब होता है तो हम तो डॉक्टर से पूछ के देते हैं। अगर बिल्कुल सब कुछ इतना है तो 2017 में लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 2019 में जैसे मैंने बताया कि कुछ बैंड जो हमारे एंटीबायोटिक्स थे उनको बैन किया गया बाकायदा। आईसीएमआर, सर आईसीएमआर को तो मानते हैं सर? आईसीएमआर इतनी बड़ी संस्था है, कोविड के टाइम पर इतनी जिम्मेदारी से काम किया, बहुत प्रमुख संस्थान है भारत सरकार का। आईसीएमआर की स्टडी कह रही है कि वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स पे हम सिर्फ ह्यूमन के मामले में नहीं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस टू एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो है, बोथ इन ह्यूमन एंड फूड एनिमल्स, ये दोनों में बढ़ रहा है सर। तो आईसीएमआर का ऑब्जर्वेशन गलत, दुनिया के इतने इंपॉर्टेंट संस्थानों में जो खबरें जो ऑब्जर्वेशन छप रहे हैं वो गलत, 2017 का सरकार का एक्शन प्लान गलत। हम कैसे गलत मान लें सर इन सब चीजों को? देखिए साहब, मैं इसके बारे में ऐसा मैं कुछ वो नहीं कहूंगा ना, मैं किसी को गलत ठहराऊंगा, लेकिन मैं पोल्ट्री के बारे में आपको श्योर कर सकता हूं। अब किसी और फील्ड में क्या यूज हो रहा है, हम क्या ले रहे हैं, हम घर पे ही क्या करते हैं, खुद ही दवाइयां लेने लग जाते हैं लोग, और उससे ही वो उसमें दिक्कत आने लग जाती है। ये पोल्ट्री पे बेकार में ब्लेम करा जा रहा है। मैं रणपाल जी यही तो कह रहा हूं, जैसे एक आम इंसान बिना ये सोचे समझे कि माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो जाके एंटीबायोटिक्स उठा लेता है, ऐसी छोटे छोटे शहरों में शायद पोल्ट्री फार्म वाले भी करते होंगे कि भैया जल्दी हो जाएगी तैयार, हमारा चिकन जल्दी तैयार हो जाएगा, हेल्दी रहेगा, वजनदार रहेगा, लो भर भर के इनको पकड़ाओ। शायद यही हो रहा है। नहीं, आज छोटे से छोटा पोल्ट्री फार्म भी है ना, आप कहीं भी जाके पूछोगे, वो कभी भी कोई ऐसे एंटीबायोटिक नहीं देता। वो कोशिश करता है बहुत ही सरल तरीके से बर्ड को पाल के, बगैर खर्चे के पाल के वो मार्केट में लेके जाए, क्योंकि वो जो कुछ भी चीज देगा, एंटीबायोटिक देगा, उसके ऊपर कॉस्ट है उसकी, और उसके बाद उसको पता है कि मैं एंटीबायोटिक दूंगा तो मेरी 5 दिन ग्रोथ नहीं होगी। वो एंटीबायोटिक ऐसे नहीं देता, पहले देते थे। मैं ये आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आज से अगर 15 साल पीछे जाए तो इस प्रकार की एक धारणा होती थी, लेकिन आज इतने ज्यादा हर जगह सेमिनार, हर जगह पोल्ट्री में, पोल्ट्री बहुत एडवांस हो चुकी है, बहुत एडवांस है। हम और किसी चीज में भले ही कंपैरिजन ना करें, लेकिन पोल्ट्री में हम वर्ल्ड में एक अच्छे उस पे हैं। हम मतलब ये नहीं कह सकते हम अमेरिका से या यूरोप से पीछे हैं कहीं भी। कहीं भी हम उनसे पीछे नहीं, मैं आपको बता देता हूं सर, अमेरिका यूरोप से मैं बताता हूं यूके की हकीकत। गार्जियन में रिपोर्ट छपी है हफ्ते भर पहले की, यूके के जो सुपरमार्केट सप्लायर्स हैं वहां पे के जो चिकन पाए गए वो एंटीबायोटिक्स क्रिटिकल फॉर ह्यूमन जो होते हैं ना, जो लास्ट रिजॉर्ट के रूप में अपनाए जाते हैं, वो पाए गए हैं। तो वहां ब्रिटेन में भी चल रहा है, इतना एडवांस मार्केट है, वहां भी ये चल रहा है। अच्छा, एएमआर इन अफ्रीका, डाउन टू अर्थ में रिपोर्ट छपी हुई है मार्च की। यहां पर अफ्रीका में जितने भी चिकन पॉर्क जितने भी सोल्ड हुए हैं उनमें से ज्यादातर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाई गई है उन चिकन और पोर्क्स में। अब आइए इधर पोलैंड आ जाइए थोड़ा सा इस तरफ में, तो यहां पर भी मीट सोर्स फ्रॉम पोलैंड जो भी पाया गया, ये फूड सेफ्टी न्यूज की रिपोर्ट है, 5 दिन पहले छपी है, वहां पर भी पाया गया। इसी तरह से बहुत सारी हैं सर, आप उठा के देख लीजिए क्या स्थिति है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। और दुनिया भर के उत्पाद जो जानवरों से जो सोर्स होते हैं
उन सब में ये प्रॉब्लम है। इंडिया में नहीं है, यूके में है, यूएस में है, सब जगह है। स्वाति मैम, क्या आपको लगता नहीं है कि इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करके सरकार को दूध का दूध, जैसे मैं शुरू में कह रहा था, वरना शायद एक कंफ्यूजन बना रहेगा। हमारे जो पोल्ट्री फार्म उत्पादक हैं या दूसरे भी जो हैं, दूसरे भी जो जुड़े हुए चीजों से जुड़े हुए लोग हैं, शायद कुछ और कार्रवाई वो आगे करें जब उनको वस्तुस्थिति का पता चले। बिल्कुल दीपक जी, बहुत जरूरी है इसके लिए मानक बनाना। और साथ ही देखिए, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो दूसरी कंट्रीज उसको टेस्ट करती हैं हमारे माल को, और तब हमें पता चलता है कि ये एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा हैं या इसमें ऐसे तत्व हैं जो कि सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। लेकिन इंडिया में ही अगर हम बात करें तो भारत में वो सारा मीट सर्कुलेट करता है। लोग कोई टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं इस तरह से कि हम जो खा रहे हैं मीट, उसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो ये सरकार का ही काम है कि इस तरह के जो टेस्टिंग पोर्टल्स हैं वो बनाए जाएं, कि ताकि भारत में ही जो इधर से उधर मीट जा रहा है, जो लोग खरीद रहे हैं, उसकी समय समय पर टेस्टिंग हो, ताकि ये पता लग पाए कि हम किस तरह का मीट खा रहे हैं, उसमें कितनी एंटीबायोटिक्स हैं नहीं है। साथ ही जो हम बाहर भेज रहे हैं वो भी स्वाभाविक तौर से जो है रेगुलेट हो ही जाएगा अगर हम ये मानक बनाते हैं। और सरकार के लिए मानक बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए भारत में ही 7 लाख लोग हर साल केवल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से मरते हैं, और ये माना जा रहा है कि ये अब 10 लाख तक पहुंच जाएगी संख्या। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें कोई वजह नहीं थी कि उनकी मृत्यु होती या उनकी आईसीयू में ट्रीटमेंट। एब्सोल्युटली। लेकिन एंटीबायोटिक की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से उनकी ये दशा होती है। देखिए हमने जितनी भी, यस मैम, एब्सोल्युटली, देखिए मैम, जितनी भी हमने स्टडीज का यहाँ पर हवाला दिया, वो स्टडीज यही सजेस्ट कर रही हैं कि एक प्रॉब्लम है। सरकार ने अपनी तरफ से कदम उठाए हैं और पोल्ट्री उद्योग से जुड़े हुए जो जिम्मेदार कारोबारी हैं वो भी अपनी तरफ से कदम उठा रहे हैं। जैसा कि रणपाल जी ने यहाँ पर बताया कि कुछ जिम्मेदारी से काम भी हो रहा है, लेकिन ये कंफ्यूजन तब तक बना रहेगा जब तक सरकार इस पर स्थिति को साफ नहीं करती। आप सैंपल लीजिए, इकट्ठा कीजिए, एक रिपोर्ट पब्लिश कीजिए, व्हाइट पेपर पब्लिश कीजिए, ताकि अगर साफ सुथरा काम हो रहा है तब तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर भी साफ गोई से बात होनी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं और हमारी ये दरख्वास्त रहेगी सरकार से कि सरकार इस पर जल्दी स्थिति को साफ करे। प्रत्यक्ष जी, मैं सॉरी आखिरी राउंड में आपके पास नहीं आया, क्षमा मैं चाहूँगा, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर प्रत्यक्ष, थैंक यू सो मच। डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया। रणपाल ढांडा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।